हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बस जैसे आपको मालूम है कि गेट 24 का रिजल्ट आ गया है। और आई गेट से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और इस साल काफ़ी मेहनत किया बच्चों ने, 1 डिजिट रैंक भी प्रोड्यूस किया है, 4 रैंक 6 रैंक। और हमारे साथ में एक टॉपर्स प्रेजेंट है जो आई गेट के अंदर में रेगुलर क्लास स्टूडेंट है, शुभम देवांगन, जो बीआईटी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, जिनकी रैंक 831 है डीए के अंदर में। तो इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे इस रैंक को प्रोड्यूस कर पाए, और इनकी प्लानिंग कैसे थी स्टडी को लेकर, कब इन्होंने आईगेट को ज्वाइन किया था, ऑफलाइन में थे या ऑनलाइन में थे या दोनों में थे। तो शुभम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि बहुत ही आपको, मुझे याद है कि आपने 6 सेमेस्टर में ज्वाइन किया था, 1 ईयर के अंदर में आपने अपने आप को बैलेंस किया, मेहनत किया, और 831 रैंक डीए के अंदर में प्रोड्यूस कर लिया। थैंक यू सर। तो शुभम, सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे कि आपके घर में कौन है, मतलब मम्मी पापा के अलावा और कौन है, और मम्मी या पापा क्या करते हैं। सर मेरे पापा टीचर हैं शंकुल में। और मेरी मम्मी हाउस मेकर है। मेरी एक दीदी भी है जो अभी जेई की तैयारी कर रही है। तो जेई मतलब आपका जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करी, उनका भी बैकग्राउंड बीटेक ही है। इंजीनियर, यस सर, उनका बैकग्राउंड बीटेक का है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग बीटेक किया था। सिविल के अंदर में किया था। यस सर। तो मतलब सिस्टर ने मोटिवेट किया था आपको कि बीटेक करो। यस सर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है। मेरी स्कूलिंग हुई है सर जवाहर नवोदय विद्यालय बोरी दुर्ग से। मैं वहाँ लकी था जो सिक्स क्लास में पहुँच गया। वहाँ वहाँ पहुँचने के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहिए होता है। तो मैंने 5th क्लास में वो क्रैक किया था। और 12th क्लास की स्टडी मैंने वहीं बुराई दुर्ग से की है। मतलब आपने नवोदय विद्यालय से आपने पूरा स्कूलिंग कंप्लीट किया, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक। जी सर। और नवोदय स्कूल के लिए जाने के लिए कंपटीशन आपको देना पड़ता है, और क्लास 5 के अंदर में होता है उसका एडमिशन। जी सर। तो वहाँ पे एक कैसा एनवायरनमेंट था आईआईटी जेई को लेकर, क्योंकि सभी का सपना रहता है कि हमको आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है बीटेक करने के लिए। तो उस समय आपको आईआईटी के बारे में मालूम था या नहीं मालूम था। सर जैसे 6 से लेके 9 तक तो मुझे उतना आइडिया नहीं था। बस पता था कि हाँ आईआईटी है। पर जैसे जैसे बढ़ते गए क्लास तो पता चलता गया कि क्या है आईआईटी, क्या है जेई एडवांस, क्या होता है जेई मेंस, क्या होता है। तो मैंने सीनियर्स को प्रिपरेशन करते हुए देखा था कि वो कितने तैयारी करते हैं, कितने लगन से तैयारी करते हैं। तो मैं भी चाहता था कि मेरा भी सिलेक्शन ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जो नामी है बहुत। तो फिर उस समय आपने आईआईटी जेई को टारगेट किया था। जी हाँ, मैंने किया था सर। पर मेरी रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। तो यहाँ बीआईटी तो दुर्ग में आ अपनी गया। आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दी थी। सर वहाँ क्योंकि कोचिंग वगैरह नहीं ज्वाइन नहीं कर सकते, वो रेसिडेंशियल स्कूल है। इसीलिए सेल्फ स्टडीज़ की थी मैंने। 11 से स्टार्ट किए थे सर। ओके, तो फिर आपका जैसे आईआईटी जेई में उस समय तो नहीं हुआ, तो आप मायूस हुए होंगे जी कि सर। जो हमें एक अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो फिर बीआईटी दुर्ग आने का प्लान कैसे बनाया आपने। सर उस समय शायद पेंडेमिक चल रहा था। तो घर में भी एक था कि बहुत दूर नहीं भेजना है करके। उस समय शायद जेई का रिजल्ट आया था तो एनआईटी कुछ मिल रहे थे। पर वही घर में था कि पास में ही जाओ। तो पास में बीआईटी दुर्ग था। और बीआईटी दुर्ग में अब कौन सा ब्रांच ले। तो उस ब्रांच के लिए मुझे सीएस ही ठीक लगा क्योंकि सीएस इजी था। और उस समय डिमांडिंग भी था, अभी भी डिमांडिंग में है वैसे। मतलब आपको एक गाइडेंस मिला कि सीएस ले लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। तो जब आप कॉलेज में आए तो उस समय फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन चल रहा था या ऑफलाइन चल रहा था। फर्स्ट ईयर ऑनलाइन था सर, शायद सेकेंड ईयर भी ऑनलाइन था। अच्छा, उसके बाद फिर ऑफलाइन हुई क्लास आपकी। यस सर। तो गेट का प्लान कैसे, मतलब आपको गेट के बारे में कौन बताया और कैसे आप यहाँ आ पाए। सर गेट के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था, पर मुझे अच्छे पता चला मेरे दोस्तों से। उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे आई गेट के बारे में बताया। तो मैंने आई गेट के बारे में सर्च किया। तो उसके रिजल्ट वगैरह तो पब्लिकली अवेलेबल ही है। तो उससे मतलब मुझे पता चला कि हाँ, यहाँ भिलाई दुर्ग के बच्चे ही आईटी जेई क्रैक आईटी क्रैक कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी, तो मैं तो फिर यहाँ पे गेट का रिजल्ट आपको मतलब मोटिवेशन दिया कि आई गेट के अंदर में गेट का रिजल्ट सीएस के अंदर काफी अच्छा रहता है, और बीआईटी तो हर साल लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जी सर। तो उस समय चूंकि ऑनलाइन भी कुछ चीजें अवेलेबल थी, और आप लोग ऑफलाइन ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों की पढ़ने की हैबिट है अब। ठीक जी है, सर। तो फिर आपने फर्स्ट प्रायोरिटी ऑनलाइन को क्यों नहीं दिया, ऑफलाइन को क्यों दिया। सर अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन की कंपेयर करें तो पढ़ाई दोनों है कि जो कंटेंट डिलीवर होता है वो दोनों सेम होता है। पर मेन बात है इन्वायरमेंट की।
जो क्लास में इन्वायरमेंट बनता है, ऑफलाइन क्लास में इन्वायरमेंट बनता है, वो ऑनलाइन में नहीं बनता। तो मेन बात है क्लास में यहाँ बैठने की, लेक्चर अटेंड करने की, और अ, अच्छे से समझने की लेक्चर को। तो फिर आपने अपना कोर्स कैसे कंप्लीट किया था? कंप्लीटली ऑफलाइन में किया था कि ऑनलाइन का भी सहयोग लिया था आपने? सर मैंने दोनों का उपयोग किया, भरपूर उपयोग किया। मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर ऑफलाइन स्टार्ट किए थे। फिर धीरे मुझे लगा कि मुझे रिकॉर्डिंग लेक्चर भी स्टार्ट करनी चाहिए देखने। तो मैं सुबह यहाँ ऑफलाइन अटेंड करता था, फिर उसके बाद शाम को जाके रिकॉर्डिंग लेक्चर देखते था। तो रिकॉर्डिंग से भी थोड़ा फास्ट हो जाता है कि आप ऑफलाइन तो कर ही रहे हैं, साथ में ऑनलाइन भी कर रहे हैं। ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आपका पढ़ने का मन है वो आप रिकॉर्डिंग से पैरेलल में देख सकते हैं, पैरेलल में सब्जेक्ट आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था? सर मेरा सिलेबस लगभग अगस्त में कंप्लीट हो गया था। अगस्त? तो काफी अर्ली खत्म कर लिया था आपने, और काफी सिंसियर थे आप। यस सर। तो आपने स्टार्ट कब किया था? मैंने 5th सेम में स्टार्ट किया था। तो फिर सेम में आपने स्टार्ट किया था और अगस्त आते आते तो अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया था, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मिलाकर। यस सर। तो कौन से सब्जेक्ट से आपने बिगिन किया था? सर बिगिन तो मैंने सी से किया था। यहाँ फर्स्ट लेक्चर सी का ही था, तो वहीं से मैंने ऑफलाइन अटेंड किया था। फिर उसके बाद ऑनलाइन मैंने बिगिन किया था डीएस एल्गो से, क्योंकि सी के बाद डीएस एल्गो पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। ओके, तो फिर आपका जब कोर्स कंप्लीट हो रहा था, उससे पहले आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया था कि टेस्ट बाद में स्टार्ट किया आपने? और जैसे कोर्स ख़त्म होने वाला था तब मैंने स्टार्ट किया। जैसे अगस्त में मैंने स्टार्ट किया अपनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया मैंने अगस्त में। पीआईक्यू कैसे सॉल्व करते थे आप? लेक्चर के साथ में सॉल्व करते थे आप, पूरा लेक्चर कंप्लीट या पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद करते थे? सर मैं लेक्चर के साथ साथ पीआईक्यू स्टार्ट कर देता था। हो सकता है कुछ क्वेश्चन बने, कुछ क्वेश्चन ना बने, पर वो बाद में जरूर बनेंगे। मतलब आप गैप ले लेके फिर क्वेश्चंस को बना लेते थे कि आपने 10 क्वेश्चन उठाया, 5 बन गए, 5 नहीं बने, तो कुछ समय के बाद फिर उन 5 पे ट्राई करते थे, इस जी तरह से सर। आपने किया। जी सर। पीआईक्यू कितने परसेंट आपने कवर कर लिए होंगे? सर पीवाईक्यू तो मैंने पूरे बना लिए थे, लगभग 2 बार तो बना लिए थे। और कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे कि सी हो गए, टीओसी और सीयूए, उसके शायद 2.5 या फिर 3 तक गए थे, 3 बार बनाए थे मैंने। जैसे आप टीओसी का नाम ले रहे हैं, सीडी का नाम ले रहे हैं, ये सारे सब्जेक्ट तो डीए के अंदर में नहीं है, सब सीएस के अंदर में है। तो जी मेनली तैयारी आपने डीए के लिए किया था या सीएस के लिए किया था? सर, मेरी तैयारी पहले सीएस के लिए थी, क्योंकि पहले हमें ये पता ही नहीं था कि डीए का एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो उसकी जानकारी थी ही नहीं। तो मेरी तैयारी पूरी सीएस के लिए ही थी। तो पूरी तैयारी आपने सीएस के लिए किया था। तो जब आपको मालूम पड़ गया कि डीए का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा प्रिपरेशन किया आपने? सर जैसे कि कुछ सब्जेक्ट तो कॉमन ही थे, डीबीएमएस हो गए, डीएसएल को हो गए, और मैथ्स मैथ्स हो गया। ये तो कॉमन ही था। बाकी बच्चे जो कोर्स जो ए रिलेटेड सब्जेक्ट थे, एआई मशीन लर्निंग, तो वो मैंने कॉलेज में पढ़ा था। और थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी से ही वो नॉलेज हो जाता है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था। तो जब आप पेपर देने गए, डीए का पेपर पहले हुआ और सीएस का पेपर बाद में हुआ, जी तो सर। डीए के दिन जब आप गए थे टेस्ट देने के लिए, मतलब गेट का एग्जाम देने के लिए, कितना आप नर्वस थे या आप हैप्पी थे? क्योंकि डीए का एग्ज़ाम था, तो मुझे ज़्यादा कंसर्न नहीं था उसके उसके लिए। तो मैंने बस यूं ही देने के लिए गया था मैं एग्ज़ाम, कि चलो पहली बार हो रहा है, दिला के देखते हैं। क्योंकि मेरा ये मोटिव था कि कम से कम मेरे जो कॉमन सब्जेक्ट हैं सीएस रिलेटेड, उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी अच्छे से, कि मैं जान सकूंगा कि उसकी प्रिपरेशन में मेरी अभी तक कहाँ तक हुई है। तो मेनली आप सीएस की तैयारी किए थे, बस आप डीए का पेपर देने के लिए गए थे और हैप्पी थे, प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि आपका टारगेट डीए का पेपर था ही नहीं। आपका ये था कि हमने जो सीएस में पढ़ा है उसमें कितना अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे। जी सर। तो डीए के पेपर देने के बाद आपको ऐसा लगा था कि 831 रैंक आ जाएगी? सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना रैंक आ जाएगा। क्योंकि मैंने यूं ही एग्ज़ाम दिया था, जो कॉमन जो भी थे एआई रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ के, और जो कॉमन सब्जेक्ट थे अपने सीएस और डीएम रिलेटेड, तो वही पढ़ के एग्ज़ाम दिया था। तो मुझे इतना यकीन नहीं था कि आ जाएगा। तो पेपर आपको कैसा लगा था कि अच्छा गया है? यस सर। उस समय था कि एवरेज गया एग्ज़ाम। तो फिर 1 वीक का टाइम था आपके पास सीएस का एग्जाम लिखने के लिए, तो उस 1 वीक में आपने क्या किया? सर 1 वीक में मैंने फिर से जो भी 1 साल की मेहनत थी मेरी, उसको मैंने फिर से रिवाइज किया। जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे, जो भी मैंने गलती की थी, उन सबको फिर से रिवाइज किया, और देखा कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ। कि तो सीएस के अंदर में आपकी कितनी रैंक आई है? सीएस के अंदर सर मेरी 1500 आई है रैंक सर।
तो फिर आपको ऐसा क्या प्रॉब्लम लगा कि मतलब कि ये थोड़ा सा रैंक पीछे हो गया, मतलब प्रेशर ज्यादा ले लिए, या 30 घंटे की जर्नी, 3 घंटे की जो जर्नी थी गेट सीएस की, वो कैसी थी आपकी? यस सर। क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, तो मुझे ये पता था कि मेरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने ज़्यादा टाइम अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डाले। और मैं ये भूल गया कि मुझे थ्योरी क्वेश्चन में उतने टाइम देने चाहिए थे। तो इसीलिए मेरे एमसीक्यू में नंबर नहीं मिले, पर न्यूमेरिकल में अच्छे नंबर मिले। इसका मतलब आपने मतलब जो टाइमिंग मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं कर पाए। जी सर। आप पर्टिकुलर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस थे उस पर ज्यादा फोकस रहे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उस पर उतना फोकस नहीं रहे, टाइम कम पड़ गया शायद। जी सर। ठीक है, इसलिए वहाँ पे गलती। कितना निगेटिव हुआ आपका मार्क्स? सर नेगेटिव तो कम हुए, जैसे शायद 0.9 ही हुए हैं। पर एमएसक्यू में नंबर नहीं मिले सर, अच्छा, क्योंकि वही। एमएसक्यू में नंबर्स नहीं मिले, लेकिन नेगेटिव जी। 0 पॉइंट समथिंग में ही है, मतलब काफी कम नेगेटिव रहा है। तो जब सीएस का पेपर आपने दिया तो आपको कैसा फील हुआ कि कुछ रैंक आएगी या नहीं आएगी? मतलब नर्वस थे उस समय, या आपको लग रहा था कुछ तो हो जाएगा? सर उस समय तो नर्वस था वैसे मैं सर, कि मेरा पेपर मुझे लग रहा था कि उतना ठीक नहीं गया है। पर जब रिजल्ट आया तो लगा कि हाँ, बिगड़ा तो नहीं है। तो जब रिजल्ट आया तो फिर कैसा फील हुआ आपको, और आपके घर वालों को कैसा फील लगा? सर वो भी, उनको भी सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला कि हाँ, बच्चे ने तैयारी किया था और उन्होंने अच्छा रिजल्ट लाया है। तो अभी जो आप अप्लाई कर रहे हैं आप आईटीज के लिए, वो डीए के थ्रू कर रहे हैं या सीएस के थ्रू कर रहे हैं, या दोनों के थ्रू कर रहे हैं आप? सर मैं दोनों के थ्रू कर रहा हूँ। जहाँ डीए के मुझे लग रहा है कि जहाँ डीए के एग्जाम, जहाँ मार्क्स भरने चाहिए, मैं वहाँ डीए के मार्क्स भर रहा हूँ। और जहाँ सीएस के मार्क्स भरने चाहिए, वहाँ सीएस के मार्क्स भर रहा हूँ सर। तो ये जो 1 साल की जर्नी थी आपको कैसे लगी, मतलब एंजॉय किए या बहुत ज्यादा प्रेशर में रहे? सर फुल्ली इंजॉय हुआ मेरा तो क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ। ज़्यादा दोस्तों से मिलना होता नहीं है, तो डिस्ट्रैक्शन भी कम थे। तो बच्चा पढ़ना ही है, तो बस पढ़ते पढ़ते निकल गया टाइम। तो कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे लगते हैं गेट के, और कौन से सब्जेक्ट आपको थोड़ा परेशान करते हैं? अच्छे लगने में तो सर सी डी एस एल ही है। क्योंकि यही है जो ऐसा लगता है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं, हम बना रहे हैं कुछ। बाकी बुरे लगने में तो सारे सी एस के सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ऐसा बोल नहीं सकते कि कोई बुरा सब्जेक्ट है। तो आपको सभी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा था, जी हाँ सर। मतलब आपने सभी सब्जेक्ट में एंजॉय किया, जी और सर। कुछ ना कुछ अच्छा आपने सीखा? जी सर। तो आपके अंदर में ऐसी कौन सी सबसे अच्छी बात है, अपने अपने अंदर होता ना कुछ अच्छी बात लगती है, तो और उससे आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? जी हाँ सर। मुझे वही मोटिवेट लगता है कि मैं एक क्वेश्चन के लिए परसिस्टेंट रहता हूँ, कि बनाना है तो मैं बना के रहता हूँ। मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हैं आप चीजों में, जी हाँ और सर। क्वेश्चंस के लिए भी एक मतलब दृढ़ता रहती है कि नहीं भाई इसको करना है, मतलब आज नहीं तो कल कर ही लेना है, कैसे जी भी हाँ सर। करके। तो ये जर्नी, ओवरऑल जर्नी आपको कैसा फील लगा? आपको अल्टीमेटली आपने जब एनालाइज किया इस जर्नी को 1 ईयर का, और जो कि अभी बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है, सर हम कोडिंग क्यों ना कर लें, सिर्फ गेट ही क्यों करें, फिर कॉलेज के साथ गेट को कैसे मैनेज करें? तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे कि कैसे मैनेज करें कॉलेज और कोचिंग को? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पढ़ाई में कोई डिफरेंस नहीं है। जो कॉलेज में पढ़ रहे हो सब्जेक्ट्स, वो गेट में ही पढ़ोगे। हाँ, पर ये है कि अगर गेट को पढ़ रहे हो तो कॉलेज हो ही जाएगा। कॉलेज की पढ़ाई के लिए क्या है, कॉलेज में एग्जाम देना है। वहाँ पढ़ाई इसीलिए होती है ताकि एग्जाम में पास हो जाओ। और पास होने के लिए एग्जाम के एक दिन पहले रात को पढ़ लो, बहुत है। तो बस अपना प्रिपरेशन ऐसा रखो कि दोनों कंप्लीट हो जाए। कोडिंग में आपको कितना इंटरेस्ट है? जो बच्चे कोडिंग करना चाहते हैं प्लस गेट की भी तैयारी करना चाहते हैं, उनका क्या गाइडेंस आप देंगे? अम, जैसे कि अगर अर्ली सेमेस्टर से ही आप गेट की तैयारी कर रहे हो, तो अगर कोडिंग भी अगर साथ में करते रहो तो बहुत बेनिफिशियल है। पर अगर थोड़ा लेट कर रहे हो, जैसे कि फिफ्थ या फिर सिक्स सेम से स्टार्ट करो गेट की प्रिपरेशन, तो कोडिंग पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी थ्योरी नॉलेज है वो गेट के थ्रू मिल जाएगी, डीएसएल के थ्रू। बस जो हाँ, इम्प्लीमेंटेशन जो रहेगा वो अभी गेट के रिजल्ट के बाद आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गेट का रिजल्ट आने के बाद भी 3 मंथ्स आपके हाथ में रहते हैं, तो उस बीच में आप बिल्कुल कोडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों को मैनेज कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा तो किसी एक को प्रायोरिटी दीजिए फर्स्ट,
जो कि जो बेसिक कोडिंग है वो तो हम लोग गेट में कर भी लेते हैं, जैसे सी में सारी कोडिंग ही करते हैं, डीएस में भी हम लोग कोडिंग करवाते ही हैं। ठीक है, एल्गोरिथम में तो पूरा एल्गोरिथम पढ़ते हैं, तो उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप गेट का एग्जाम देने के बाद अच्छी रैंक लाने के बाद वापस कर सकते हैं। कॉलेज का प्लेसमेंट आपका टारगेट नहीं था? नहीं सर, पता था कि इस साल प्लेसमेंट उतना खास नहीं आ रहा है। उस प्लेसमेंट की अम, बात करें तो सैलरी की बात आती है कि सैलरी कितना मिलेगा, तो यहाँ तो सर वही 4 साढ़े लाख तक ही लिमिट तक रहते हैं। मतलब आपको पहले से आइडिया था कि प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, रिसेशन का टाइम है, तो बेटर है कि हम कुछ तैयारी कर लें और जी इससे सर। कुछ ना कुछ अचीव कर लें। जी तो सर। अपने जूनियर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जो कि सही वे में तैयारी करो, अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर पाए? जैसे कि आप कहते हैं सर कि लगे रहो बस। ये देखो कि आपका प्रेजेंट आपकी फ्यूचर को अफेक्ट तो नहीं कर रहा है। आप अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हो, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो क्या वीडियो देख रहे हो, वो आपको मोटिवेट कर रहा है, क्या वो क्या बता रहा है, उस पर थोड़ा फोकस रहो कि आप अपने प्रेजेंट में क्या कर रहे हो। बाकी फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि 1 ईयर वापस ड्रॉप लेके कुछ तैयारी करने का या एडमिशन लेके एमटेक करने का? सर अभी मैंने सोचा है कि एडमिशन लेके एमटेक करने का। तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आपका एमटेक ही है। जी सर। तो जैसा तो बच्चों आपने देखा कि इन्होंने कंसिस्टेंटली मेंटेन रखा, और कंसिस्टेंट जिनके दोस्त बहुत कम है, इन्होंने बताया अपने बारे में। और ये पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सिंसियर है पढ़ाई में। और इन्होंने अच्छा मेहनत करके बहुत ही जल्दी अपना कोर्स अगस्त तक कंप्लीट भी कर लिया, फिर टेस्ट भी लिखा। कितने नंबर ऑफ टेस्ट आपने लिख दिया होगा? सर मैंने ज़्यादा तो नहीं लिखे थे, शायद 15-20 थे सर। 15 से 15 to 20 मॉक टेस्ट आपने लिखा है। यस सर। बाकी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मॉक, वाइज। टॉपिक वाइज वो सब लिखा होगा आपने। यस सर। आपके मिनिमम मार्क्स कितने आते थे या मैक्सिमम कितने आए? मिनिमम सर, शायद मिनिमम मेरे 45 करीबन थे, और मैक्सिमम 65, पर एवरेज हमेशा 60 में रहता था। एवरेज आपका 60 में रहता था? यस सर। तो मतलब टेस्ट भी लिखने से काफी बेनिफिट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, पहला स्टेप है नोट्स प्रॉपरली बनाइए, जिससे कि 50% काम हो जाए, कंसेप्ट आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। दूसरा, फिर आप पीआईक्यू बनाइए, पीआईक्यू से काफी चीजें सीखने को मिलती है। और पीआईक्यू आपको सही ट्रैक पे रखता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। नहीं तो आप पीआईक्यू नहीं बना रहे हैं, इधर उधर के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो शायद वो गेट पैटर्न पे ना हो और आपका टाइम निकल जाए। तीसरा फिर आता है टेस्ट। टेस्ट देने से आपको जो आप पढ़ चुके हैं उसको अप्लाई कैसे करना है वहां पे सीख सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट चीजें भी वहां पे सीख सकते हैं। तो इस सब चीजों को उन्होंने फॉलो किया, इसलिए आज ये थोड़ा सा इनका अच्छा रैंक आ गया है, 831 रैंक डीए के अंदर में। इस तरह से आपको भी फोकस रहना है, तभी आप एक अच्छी रैंक प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर भी कहीं भी आपको लगता है कि मुझे शुभम का गाइडेंस लेना है या सिद्धार्थ सर का गाइडेंस लेना है, तो आप व्हाट्सअप करते हैं, मैं इनका नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सो हम लास्ट में कुछ गाइडेंस आप देना चाहेंगे इनको? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देखो कि अभी क्या कर रहे हो, अब वो फ्यूचर में आपको क्या हेल्प करेगा। बस लगे रहो। और हाँ बिल्कुल सही है कि आप आगे विजुलाइज के जो आप सीख रहे हैं, जो पढ़ाई है, जो आप गीट कर रहे हैं, ये कभी खराब नहीं जाएगा, इसका कहीं ना कहीं आपको यूटिलाइजेशन मिलेगा। एक तो पहला स्टेप हो गया, नॉलेज बढ़ेगा, साथ में कॉलेज का भी हो रहा है, कैंपस की प्रिपरेशन भी हो जा रही है गीट पढ़ने से। गीट के थ्रू जो डेप्थ नॉलेज होता है सब्जेक्ट के अंदर, शायद कोई और रास्ता नहीं है डेप्थ नॉलेज जनरेट करने का। गीट आपको बहुत ही अच्छा एक प्रैक्टिकल अप्रोच सब्जेक्ट के अंदर में दे देता है। दूसरा, आप पीएसयूज में जा सकते हैं यदि आपकी अच्छी रैंक आ गई तो। यदि अच्छी रैंक नहीं भी आई तो अदर एग्जाम्स भी होते हैं, जैसे ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गया, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, डीटीयू हो गया, बिट्स का एग्जाम हो गया, ऐसा ही कोलकाता का एग्जाम हो गया, धीरू भाई अंबानी का एग्जाम हो गया। इन सब कॉलेज में भी आप नॉन गेट के थ्रू जा सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन है। इवन ये भी एग्जाम्स होते रहते हैं, इसरो का, डीआरडीओ का, बार का, सिलेबस कॉमन है। और वहां पर भी आपको गेट बहुत हेल्प करता है, तो हर जगह आपको गेट हेल्प करता है। इवन जो लोग एमटेक करते हैं उस समय भी गेट उनको हेल्प करता है जब वो कैंपस के अंदर बैठते हैं, क्योंकि कैंपस के अंदर में फिर से वापस वही सी डीएस एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, तो वहां पर भी वापस बच्चे लोग बताते हैं, हमको कॉपी निकालनी पड़ती है और रिवीजन करना पड़ता है। तो लॉन्ग टाइम तक आपको ये गेट की प्रिपरेशन आपको हेल्प करती है। और आप भिलाई के रहने वाले हैं, भिलाई के अंदर में है या इंडिया के किसी भी कोने में है, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं और सेम टाइम में चलती हैं, हाइब्रिड मोड में चलती है। तो आप दोनों क्लासेस का मजा ले सकते हैं और सही समय पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, सही समय पे कोर्स खत्म कर सकते हैं, सिस्टमेटिक और सही रिजल्ट ला सकते हैं। तो बच्चों लगे रहिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को। और शुभम आपको भी ऑल द बेस्ट कि आप भी अपने एमटेक में जिस कॉलेज में आप सोच रहे हैं वहाँ पे आपको एडमिशन मिले। ऑल थैंक द यू सर। बेस्ट, बाय थैंक यू बाय। सर।